हेलो एवरीवन। क्लास अभी तक हम लोग कॉमन फोर्सेस देख चुके हैं मैकेनिक्स में कि ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, ये सब फोर्सेस होते हैं। आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ फ्रिक्शन। पहले एक बार रीड कर लेते हैं। लेट अस रिटर्न टू द एग्जांपल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास m at rested on horizontal table. The force of gravity is cancelled by the normal reaction force of the table. Now suppose a force F is applied horizontally to the body. We know from experience that a small applied force may not be enough to move the body. But if the applied force were the only external force on the body, it must move with the acceleration F by m. Clearly, the body remains as rest because some other force comes into play in the horizontal direction and opposes the applied force, resulting in zero net force on the body. This force Fs parallel to the surface of the body in contact with the table is known as frictional force or simply friction. ओके, सो बहुत इजी सा ये आपका टॉपिक है, दैट इज़ फ्रिक्शन। सपोज दिस इज़ अ बॉडी, दिस बॉडी इज़ प्लेस्ड एट रेस्ट इन द टेबल। इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ, और जो टेबल का रिएक्शन है इस डस्टर पे वो अपर डायरेक्शन में लगेगा, यानी ऊपर की तरफ। तो वेट इज़ बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो बॉडी इस बैलेंस्ड फोर्स की वजह से बॉडी जो है वो रेस्ट में। ठीक है, दो फोर्सेस ऑलरेडी इस पर लग रहे हैं, इसका वेट डाउनवर्ड्स और इसका नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, बट वो दोनों फोर्स अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। तो रिजल्टेंट बॉडी का क्या हुआ कि वो रेस्ट में है। नाउ वी अप्लाइड अ फोर्स F बाय इट्स साइड। ये मैंने फोर्स अप्लाई किया, तो जितना मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ उसके साथ ही साथ एक और फोर्स काम कर रहा है बिटवीन द सरफेस ऑफ द डस्टर एंड द टेबल, जो मेरे फोर्स के अपोजिट में काम कर रहा है। यानी उसको मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है, मुझे लगातार इसको पुश करना पड़ रहा है, पेंसिल से पुश करना पड़ रहा है मूव करने के लिए, क्योंकि एक नीचे फोर्स है जो इन दोनों सरफेस के कांटेक्ट पर लगा है। दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, जो इधर की तरफ लग रहा है, जिधर पेंसिल की टिप है इधर की तरफ, जबकि मैं फोर्स लगा रही हूँ इधर की तरफ। ठीक है, तो मेरे फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम कर रहा है बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, दैट इज़ नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, या जिसको हम लोग नॉर्मल फ्रिक्शन में भी जानते हैं, जो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। ठीक है, द सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये Fs यूज़ किया है, जो नीचे S लगा है। फ्रिक्शन फोर्स को सिंपल F कर देते हैं, लेकिन ये S लगा है, ये जो S शो कर रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, अभी बताते हैं आपको। तो ये Fs जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन को कर रहा है, और एक ये Fk होता है, दो तरह का फ्रिक्शन है, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। द सबस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम काइनेटिक फ्रिक्शन। Note that static friction does not exist by itself. When there is no applied force, there is no static friction. It comes into play the moment there is an applied force. As the applied force increases, Fs also increases, remaining equal and opposite to the applied force, keeping the body at rest, and it is called static friction. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी को मूवमेंट ना करने दे, यानी उसको स्टैटिक रखे, उसको रोक के रखे। यानी जितना फोर्स हम लगा रहे हैं इसको मूव करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जो उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में लगाए जिसकी वजह से बॉडी रेस्ट में रहे। जितना फोर्स मैंने इस तरफ लगाया मोशन करने के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतनी ही इंटेंसिटी का, उतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स उतना लगता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पाती है, स्टैटिक रहती है, एक ही जगह रहती है। यानी फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड फोर्स के जब इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं कर पाती है, दैट फ्रिक्शन इज़ नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा ना हो, थोड़ा ही हो, मेरा अप्लाइड फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन इतना ज़्यादा नहीं है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है मेरे फोर्स की वजह से, तो जो फ्रिक्शन होगा वो कहलाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियरली समझ गए? अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स F इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तब भी बॉडी मूव नहीं कर पा रही, ठीक है, अगर आपका फ्रिक्शन फोर्स इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से अप्लाइड फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी मूव नहीं कर पा रही, रेस्ट में ही है, तो वो फ्रिक्शन कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी जिसकी वजह से बॉडी रुक जाती है। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि उतना फ्रिक्शन फोर्स जिस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी
रुकती नहीं है, मोशन में ही रहती है, लाइक चाहे वो कम स्पीड से ही हो लेकिन मोशन में रहती है, तो दैट फ्रिक्शन इज़ नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन। Static friction opposes impending motion. The term impending motion means motion that would take place under the applied force if friction were absent. We know from experience that as the applied force exceeds a certain limit, the body begins to move. It is found experimentally that the limiting value of stick friction is independent of the area of contact and varies with the normal force approximately as Fs is equals to mu s n. अब इसको इस एग्जांपल से देखिए। सपोज़ एक बहुत भारी बक्सा है, ये तो छोटा सा डस्टर है, लेकिन कि सपोज़ एक बहुत भारी बक्सा है, मैं इसको यहाँ से पुश कर रही हूँ, बहुत फोर्स लगा रहे हैं, ओ माय गॉड नहीं मूव कर पा रहा क्योंकि बक्सा बहुत भारी है और हैवी होने की वजह से इनके बीच की जो कॉन्टैक्ट सरफेस का फ्रिक्शन फोर्स है बहुत ज़्यादा है, तो नहीं मूव कर पा रहा, नहीं मूव कर रहा। तो उस जब नहीं मूव कर पा रहा मेरे अब फोर्स लगाने के बावजूद भी, दैट मीन्स उस कंडीशन में जो बॉक्स में और ज़मीन में जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर मैंने और ताकत लगाई, 3-4 लोगों को और बुलाया, सब ने मिल के पुश किया, तो अब वो बॉक्स खिसकने लगा। तो अब भी फ्रिक्शन तो है लेकिन फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि जिसकी वजह से बॉडी मूव करने लगी। तो जब बॉडी मूव करने लगती है तब जो फ्रिक्शन कहलाता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। समझिए क्लियरली। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ व्हेन बॉडी इज़ एट रेस्ट वाइल अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बावजूद भी बॉडी मूव ना करे, रेस्ट में ही रहे, तब जो फ्रिक्शन फोर्स है दैट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। और फोर्स लगाने के बाद, फ्रिक्शन होने के बावजूद बॉडी मूव करने लगे, तब जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो आपके एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ये खाली आपके नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करता है, यानी कितनी इंटेंसिटी से आप फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, कितनी इंटेंसिटी से आप फोर्स लगा रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन फोर्स कितना बड़ा बॉक्स है या डस्टर है इससे डिपेंड नहीं करता है। मैंने फोर्स किस इंटेंसिटी से मैं लगा रही हूँ, पहले एक अकेले लगा रही थी, फिर 4 लोगों को बुला लिया, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट। वेयर म्यू एस इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। म्यू एस इज़ कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो म्यू एस है ये आपका है कॉन्टैक्ट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन फोर्स दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड इज डिनोटेड बाय Fk। अब जब बॉडी मूव करने लगी, बहुत पुश करने के लोगों को बुला लिया मैंने, तो अब बॉक्स मूव करने लगा, तो अब इस मोशन को जो अपोज कर रहा है, यानी जब बॉडी मूव कर रही है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, जब बॉडी मूव करने लगी तब उसके मोशन की वजह से जो फ्रिक्शन है उनके बीच में, दैट इज़ नोन एज Fk, दैट इज़ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, वो भी आपके नॉर्मल फोर्स पे ही डिपेंड करता है, जैसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कर रहा था। तो जहाँ पे Fs इज इक्वल टू म्यू एस एन है, वैसे ही Fk इज इक्वल टू म्यू के एन है। जहाँ पे म्यू एस था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वहाँ म्यू के है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये थे आपके स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के एग्जांपल। स्टैटिक फ्रिक्शन व्हेन द बॉडी इज रेस्ट in applied of while applying the external force, body remains rest, then the friction is known as static friction. And when body is in a state of motion while applying the external force, the friction between the surfaces is known as kinetic friction. ठीक है, तो ये था स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट जो है वो हमारा है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसका, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट थ्योरेटिकल है पूरा, ये पैरा आप पढ़िएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ओके, ये पैरा आप पढ़िएगा, इस पैरा में थ्योरेटिकल है पूरा, क्या प्रॉब्लम आती है बताइएगा ना। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन का मतलब कि अगर एक इंक्लाइंड प्लेन है, सपोज ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल ऐसे लुढ़कते हुए आ रही है, तो उसमें कोई भी बॉल अगर लुढ़कते हुए आ रही है तो कोई भी सरफेस कांटेक्ट में ज़्यादा देर नहीं रहती, बस वो रोल होते हुए नीचे गिर जाती है।
तो इस तरह की इंक्लाइंड सरफेस जब बॉडी रोल होती गिरती है तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है दैट इज़ नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। अ बॉडी लाइक अ रिंग और अ स्फीयर रोलिंग विदाउट अ स्लिपिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन विल सफ़र नो फ्रिक्शन इन प्रिंसिपल। यानी अगर इस तरह का भी प्लेन हो, सपोज़ इस तरह का प्लेन हो और उस पर जब मान लीजिए कोई रिंग है, हम रिंग को ऐसे लुढ़का दें तो रिंग कैसे गोल 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 छल्ले बनाते हुए ऐसे, जैसे पहिए को बच्चे घुमाते हैं ना, ये ऐसे ये लुढ़कता लुढ़कता जाएगा रोल होता हुआ। तो इस तरह से जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल होती जाती है तो जो फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। In principle, at every instant there is just one point of contact between the body and the plane, and this point has no motion related to the plane. In this ideal situation, kinetic or static friction is zero and the body should continue to roll with constant velocity. We know in practice this will not happen and some resistance to motion does occur. That is, to keep the body rolling, some applied force is needed. For the same weight, rolling friction is much smaller than the static or silent friction. अब ये कह रहे हैं कि जब सपोज़ मान लीजिए आपको रिंग दिखाते हैं, सपोज़ ये है, ये रिंग अगर ऐसे ये ऐसे रोल करके जा रही है तो इसमें देखिए एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बहुत थोड़ा सा है ना। टेबल से कितना जुड़ा हुआ है रिंग का, बहुत थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, तो फ्रिक्शन होने के तो चांसेस है ही नहीं। लेकिन क्या ये पॉसिबल है यूनिवर्स में? नहीं। यूनिवर्स में अगर दो बॉडीज़ ज़रा सी भी कांटेक्ट में हैं तो फ्रिक्शन होगा। दैट मीन्स वी नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स। आई नीड टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स टू रोल दिस बॉडी। यहाँ से मुझे इसको पुश करना ही पड़ेगा टू रोल द बॉडी, ठीक है। सो चाहे कितना भी एरिया ऑफ कांटेक्ट कम हो, बट वी नीड टू अप्लाई सम फोर्स टू रोल द बॉडी। फ्रिक्शन होगा ज़रूर, भले ही बहुत कम हो, जैसे ये लिखा है रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच स्मॉलर। बहुत कम फ्रिक्शन होगा जितना कि इस डस्टर पे लग रहा है, क्योंकि इस डस्टर का एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस रिंग, बट देयर मस्ट बी सम फ्रिक्शन। Rolling friction again has complex origin through somewhat different from that of static and sliding friction. During rolling, the surface in contact get momentarily deformed a little, and this result in a finite area of the body being in contact with the surface. The net effect is that the component of the contact force parallel to the surface of pushes motion. जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन है वो आपका स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन से अलग है, क्योंकि आपका जो इसमें फोर्स लग रहा है वो आपका मोशन के डायरेक्शन के पैरेलल लग रहा है। आप कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ। मोशन भी कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ। पहले केस में हमारा फोर्स जो है वो नॉर्मल डायरेक्शन में था, अब हमारा फोर्स जो है वो पैरेलल डायरेक्शन में है, ठीक है। दैट मीन्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगेगा, रोलिंग फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उस तरफ जहाँ पे वो मोशन को अपोज कर पाए। ओके, now again this is a theoretical explanation. Okay, so read this. रोलिंग फ्रिक्शन सिंपल सा है कि जब कोई बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल करती है जिसमें एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम आता है, ठीक है, कोई भी सर्कुलर बॉडी किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रोल करती है जिसका एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत कम आता है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज़ नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, क्योंकि एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द सरफेस बहुत कम होता है, ठीक है। बट कम होता है जिसका मतलब ये नहीं कि होता ही नहीं है। वी नीड टू अप्लाई, ये अपने आप तो रोल नहीं करेगी ना, वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स जिसकी इंटेंसिटी भले ही कम हो, बट वी नीड टू कंटिन्यूसली अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अगेन द रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो नाउ थ्री टॉपिक हमने कवर अप किए आज, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। अब ये तीनों टॉपिक और उसके से रिलेटेड ये जो एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स भी बहुत मस्ट हैं आपके लिए देखने, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी ज़रूर देखा करिए थ्योरी पढ़ने के बाद। ना समझ में आए तो उसको डिस्कस करेंगे हम लोग ऑनलाइन क्लास में। ओके, सो रीड दिस स्ट्रेंजर एंड रीड दिस थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, ओके, एंड टेल मी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम along with this solved example, and if you understood then we move further, or if you have problem then we first solve your problem then we move further. Okay, thank you.